हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक सीरीज क्या है, तो इसके बारे में हमने लगभग हमारे हर एपिसोड में हमने चर्चा की है कि जिसके अंतर्गत हम हमारे नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम में शामिल उन सभी सेगमेंट, उन सभी तथ्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपकी तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या चर्चा किया है, इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी चर्चा में लाया ताकि आप समझ पाएं कि दिसंबर 2023 के एग्जाम में किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज का अब हमारा विषय क्या है, तो यह ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक सीरीज के अंतर्गत ही एक कंसेप्ट है। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक सीरीज के अंतर्गत ही ये एक खास टॉपिक है जिसके बारे में जानना, जिसके बारे में पढ़ना, समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह है, इस पर दो प्रकार से बल कार्य करते हैं। कौन कौन से बल? एक तो बाह्य जनित बल और अंतर्जनित बल, यानी कुछ बल जो बाहर से काम करते हैं पृथ्वी की सतह में, और कुछ बल है जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, जिन्हें हम अंतर्जात या आंतरिक बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन बलों के संदर्भ में कौन कौन से बल इसमें शामिल है, इसके बारे में हमने चर्चा भी की है। आज हम समझेंगे कि इसी बल की वजह से, जो तनाव मूलक बल है, उसकी वजह से जो पृथ्वी की क्षैतिज सतह है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है और उससे एक अलग प्रकार की संरचना निर्मित होती है। ठीक है, यह किस प्रकार की संरचना है, तो ध्यान रखिएगा। जब पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर, या आप कह सकते हैं चट्टानों में, मान लीजिए एक चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान पर जब क्षैतिज ही तनाव मूलक बल कार्य करता है, तनाव मूलक बल की वजह से ये जो आपके पास चट्टान मौजूद है, इस चट्टान में दरार पड़ जाती है और इसमें दरार के कारण ये चट्टानें एक तल के साथ, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि एक तल के सहारे ये चट्टानें क्या होती हैं, एक दूसरे से या तो विपरीत गति करने लगती हैं या तो एक दूसरे के समानांतर गति करने लगती हैं। तो आप कह सकते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं, दरार के माध्यम से एक दूसरे से खिसकने लगती हैं। ठीक है, तो इसकी फलस्वरूप एक प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे कहते हैं भ्रंश, जिसे क्या कहते हैं, फॉल्ट। आप समझिए एक सामान्य शब्दों में कि फॉल्ट क्या है। तो देखिए, सामान्य शब्दों की यदि हम बात करें तो मान लीजिए यह पेन है और इस पेन में अगर कोई कैप लगा होता तो उस कैप को यदि हम अलग करते या हटाते या इसे दूर करते तो देखिए हम क्या कहते हैं कि इसमें फॉल्ट उत्पन्न हो गया, या इसे तोड़ दीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग कर दीजिए इसे, तो आप क्या कहेंगे, फॉल्ट हो गया इसमें, और इसे ही क्या कहते हैं, हम भ्रंश कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है भ्रंशन। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, भ्रंशन। यह प्रक्रिया क्या है, भ्रंशन। तो जब भी भ्रंश की बात आएगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप भ्रंश पढ़ें या आपके सामने कोई सेंटेंस लिख कर आए कि भ्रंशन जो क्रिया है वह कहां पर संपन्न होगी, तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने क्या चर्चा की इसके बारे में, चट्टानों के संदर्भ में। दरार किस में आ रही है, चट्टान में, यानी मान लीजिए एक यह चट्टान है और इस चट्टान में तनाव मूलक बल क्या, एक दूसरे को खींच रहा हो। तनाव मूलक बल की वजह से मान लीजिए इस तरफ खींच रहा है, यह इस तरफ खींच रहा है, इसकी वजह से इस चट्टान में बीच में दरार उत्पन्न हो जाए, तो दरार के कारण यहाँ जो स्थलाकृति बनती है, जो संरचना बनती है, इसे ही हम भ्रंश कहते हैं, इसे ही हम फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी भ्रंशन की जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में जो आपको टर्म्स याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको शब्दावलियां याद रखनी है, उन शब्दावलियों में सबसे इंपॉर्टेंट बात, तल कैसा है, क्षैतिज तल। ठीक है, यानी यह घटना कहाँ घटित हो रही है, ध्यान रखिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं चट्टान के क्षैतिज तलों के संदर्भ में। तो इसके लिए आपको शब्द क्या ध्यान रखना है कि क्षैतिज तल पर किसकी वजह से, तनाव मूलक बल की वजह से या तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण, ध्यान रखें, क्षैतिज तल पर जब
क्षैतिज तल पर तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण, संचलन की तीव्रता के कारण क्या हो रहा है, दो चट्टानें मौजूद है, जो चट्टान मौजूद है उस चट्टान में क्या हो रहा है, दरार उत्पन्न हो रही है। यानी इन चट्टानों का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानें खिसक रही हैं, है ना। तो इसमें क्या कहा जा सकता है, तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण चट्टानों का स्थानांतरण होता है। तो जब चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो भूपटल पर एक नई संरचना बनती है और ये कुछ इस तरीके से बनती है। मान लीजिए चट्टान ऐसे खिसक गई, ये चट्टान इस तरीके से ऐसे खिसक गई, तो यहाँ पर जो निर्मित हुआ उसे क्या कहते हैं, भ्रंश, फॉल्ट। ठीक है, तो तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण चट्टानों का स्थानांतरण हो गया। क्या हुआ, चट्टानों का स्थानांतरण, और चट्टानों के स्थानांतरण के कारण एक नई संरचना का निर्माण हुआ, जिसे या इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जिसके माध्यम से भ्रंश का निर्माण हुआ, भ्रंशन कहेंगे। ठीक है, तो इस उत्पन्न संरचना को क्या कहेंगे हम, भ्रंश कहेंगे या फॉल्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि आखिर फॉल्ट क्या है। अब इम्पोर्टेंट बात कि जिस फॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये फॉल्ट या यह भ्रंश कितने प्रकार का होता है, ये भी तो जरूरी है ना जानना। तो हम समझेंगे अब क्या, भ्रंश के प्रकारों को, भ्रंश के प्रकार, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर जो यह चट्टानों का स्थानांतरण हो रहा है, चट्टानों का स्थानांतरण कितने प्रकार से हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए, यदि आपके पास मान लीजिए ये दो चट्टानें हैं, ठीक, या आप कह सकते हैं मान लीजिए एक चट्टान है, अगर यहाँ पर तनाव मूलक बल कार्य करता है तो ये चट्टान या तो अपने ही तल से इस तरीके से खिसक जाएगी, ध्यान रखें, अभी कैसे है चट्टान, कुछ इस तरीके से, तो या तो ये इस तरीके से खिसकेगी आगे की तरफ, एक हिस्सा एक पीछे रह जाएगा, ठीक, या तो ये इस तरीके से खिसकेगी, मान लीजिए दो चट्टानें हैं ऐसे खिसक गई, ठीक, या तो ये इस तरीके से एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसकने की कोशिश करेगी, इस तरीके से। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसकी खिसकने की वजह से या अलग अलग तरीके से जो बल कार्य कर रहा है उसकी वजह से जो आपको भ्रंशन प्राप्त होगा या जो आपको भ्रंश मिलेगी या भ्रंश के जो निर्माण होगा वह 4 प्रकार का होगा। अब यह 4 प्रकार का भ्रंश कौन कौन से हैं, ये 4 प्रकार के ये भ्रंश कौन कौन से हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले एक सिंपल सामान्य भ्रंश, सामान्य भ्रंश, ठीक, सामान्य यानी बिल्कुल सिंपल भ्रंश का निर्माण। अब ये सिंपल भ्रंश का निर्माण कैसे होगा, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चट्टान हमारे पास मौजूद थी, यह इस चट्टान में एक सामान्य आपको दरार मिल गई या दरार हो गया, लेकिन कब इस बात को ध्यान रखना है, जब दोनों की, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य भ्रंश में और अन्य भ्रंशों की तुलना में आपको क्या डिफरेंस याद रखना है। तो सामान्य भ्रंश में आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों जो खंड हमें मिलेंगे ये दोनों खंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, ये आपको याद रखना है। क्या कि ये जो दोनों खंड है चट्टान के, ये दोनों खंड एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब जाएंगे, दोनों की विपरीत दिशा में जब खिसकेंगे, तो इस तरीके से निर्मित भ्रंश को सामान्य भ्रंश कहा जाएगा। इस तरीके से निर्मित भ्रंश को क्या कहा जाएगा, सामान्य भ्रंश कहा जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि जब क्या हो रहा है, चट्टानों में दरार पड़ रही हो, किस वजह से, क्षैतिज तल पर तनाव मूलक बल के कार्य करने से या तनाव मूलक संचलन के कारण जब एक चट्टान के जो 2 खंड निर्मित है, दरार पड़ने की वजह से चट्टानों के दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं या एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाने लगते हैं या एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्मित भ्रंश को सामान्य भ्रंश कहा जाता है। ठीक, ये हमने देखा क्या, सामान्य भ्रंश। अब देखते हैं दूसरा प्रकार भ्रंश का,
और भ्रंश का दूसरा प्रकार, ध्यान रखिए ये भी इसकी खिसकने की दिशा और गतियों पर ही निर्भर है, वह है व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश, और आप नाम से ही समझ गए होंगे व्युत्क्रम यानी रिवर्स की बात कर रहे हैं। यहां हमने एक सामान्य सिंपल भ्रंश की बात की थी, ये है रिवर्स भ्रंश। और जब भी रिवर्स या व्युत्क्रम भ्रंश की बात आएगी तो इसमें चट्टान जो है जिस पर दरार पड़ने वाली है या जिस चट्टान में दरार पड़ेगी तनाव मूलक संचलन के कारण, या आप कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा संपीड़न भी कार्य कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों खंड हैं, ये दोनों खंड ध्यान रखिएगा क्या है, रिवर्स। कौन सा है ये, रिवर्स फॉल्ट है। और जब रिवर्स फॉल्ट की बात आएगी तो ये एक दूसरे की दिशा की ओर होगी, ना कि विपरीत दिशा में। यानी दोनों खंड आमने सामने खिसकते हुए दिखाई देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, दोनों खंड कुछ इस तरीके से, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें चट्टान के दोनों खंड एक दूसरे की दिशा की ओर, लेकिन इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी एक दूसरे की दिशा क्या है, इनकी रिवर्स है, इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी व्युत्क्रम भ्रंश की बात आएगी तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें या इस प्रकार के भ्रंश में जो चट्टान है उसमें दरार पड़ने की वजह से या चट्टानों में दरार पड़ने के बाद दोनों खंड आमने सामने, दोनों खंड आमने सामने, माफ कीजिएगा इसमें विपरीत दिशा था और इसमें क्या है, दोनों खंड आमने सामने, आमने सामने क्या करेंगे, खिसक जाएंगे। और इस प्रकार निर्मित भ्रंश को, यहां पर जो भ्रंश निर्मित हुआ, ये इस प्रकार से निर्मित भ्रंश को क्या कहा जाएगा, व्युत्क्रम या रिवर्स भ्रंश कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम भ्रंशन के या भ्रंश के तीसरे प्रकार की बात करें तो यह भी इनकी गति और दिशा के आधार पर ही निर्मित है, जिसे कहा जाता है गति। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी गति किस प्रकार की है, तो इसकी गति है सर्पण गति। इस तरीके से, जो इस गति के बारे में हमने बात की कि क्षैतिज है और यहाँ चट्टान में मान लीजिए दरार पड़ गई तो इनकी गति कुछ इस तरीके से हुई, एक ही तल के क्षैतिज तल के सापेक्षी इस तरीके से जब गति होगी तो इस प्रकार से निर्मित भ्रंशन को आप क्या कहेंगे, आप इसे कहेंगे सर्पण भ्रंश। और सर्पण में भी आपको शब्द लगाना है, क्यों, नति, यानी एक प्रकार से खास झुकाव और कोण की वजह से इसमें गति हो रही है। तो इस प्रकार के भ्रंशन को कहा जाएगा नतिलंबी सर्पण भ्रंश। नतिलंबी सर्पण भ्रंश, नतिलंबी सर्पण भ्रंश। तो हमने क्या देखा, एक तल है, क्षैतिज तल हमारे पास मौजूद है, उसी क्षैतिज तल के ये सापेक्ष गति कर रही हैं। यानी क्या, कब है, जब भ्रंश तल के सहारे जो चट्टानें हैं इनमें क्षैतिज गति होने लगे। कुछ आप कह सकते हैं, मान लीजिए यह एक चट्टान है और इसी चट्टान को जब दरार पड़ जाए उसी में, तो तल के सहारे इनके पास जो ये क्षैतिज तल मौजूद है, इसी क्षैतिज तल के सहारे जब इनमें गति हो तो इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा नतिलंबी सर्पण भ्रंश। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है या आपको याद रखना है कि किसे कहा जाएगा, नतिलंबी सर्पण भ्रंश। तो आपको ध्यान रखिए, यदि आपको इसका डायग्राम बनाना है तो उसके लिए आप याद रखिएगा। ऐसे ही डायग्राम बनाना है इसका। ठीक, ये एक चट्टान है, अब इसमें मान लीजिए बल कार्य करता है, क्षैतिज तल के सापेक्षी कार्य कर रहा है, तो ठीक इसके ही साइड में यह क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, ये इस तरीके से गति करने लगेगा। क्यों, क्योंकि इनकी गति कैसी है, क्षैतिज तल के ही सापेक्ष है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जब ये गति करने लगेगा तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे सर्पण भ्रंश। ठीक, चट्टान टूटकर आधी इस तरफ खिसक गई है, ये इस तरफ खिसक गई है, किससे, क्षैतिज तल के सापेक्ष ही।
तल के सापेक्ष। चट्टानों में दरार पड़ने की वजह से ये चट्टानें एक दूसरे के सापेक्ष ही इसी तल के सापेक्ष कुछ इस तरीके से गति करने लगती हैं, या इस तरीके से जो लंबी गति है इसे ही क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो भी आप इसे ध्यान रखें, एक खास कोण के साथ कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नति लंबी सर्पण भ्रंश। सर्पण क्यों कहा जा रहा है, तो देखिए इस तरीके से सर्पण के सहारे खिसक रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्पण भ्रंश। अब इंपॉर्टेंट बात कि अगला प्रकार कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, अगला प्रकार है, इसी के ध्यान रखें, इसमें क्या है, जो चट्टाने हैं या चट्टानों के बीच जो दरार पड़ रहा है या जो भ्रंशों का निर्माण हो रहा है, ये एक निश्चित सोपान क्रम के हिसाब से हो रहा है, इसलिए इसी के आधार पर इसी स्थलाकृति को देखते हुए इसका नाम क्या रखा गया है, सोपान क्रम से निर्मित भ्रंश, या आप कह सकते हैं सोपानी भ्रंश। ठीक है, सोपानी भ्रंश। तो इस प्रकार से निर्मित भ्रंश का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए स्पेसिफिक कि जो इसमें जो सभी भ्रंश बनते हैं, ये जितने भी भ्रंश बनते हैं, ये भ्रंश तल के ढाल के साथ ही एक दिशा में निर्मित होते हैं। मान लीजिए एक चट्टान है और इस चट्टान से कई बार भ्रंश का निर्माण हुआ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इस चट्टान में जितने भी भ्रंश निर्मित होते हैं ये एक निश्चित सोपान क्रम से देखिए बने हुए हैं, एक निश्चित सोपान क्रम के हिसाब से सिस्टमैटिक निर्मित है। इस वजह से इन भ्रंशों को क्या कहा जाता है, सोपानी भ्रंश कहा जाता है। इनकी जो लेयर्स होगी वो एक समान होगी सभी जगह पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो जो लेयर्स पाई जाएंगी, ये भले ही कट गया है हिस्सा इसका, लेकिन इनकी लेयर कुछ इस तरीके से ही होंगी। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से तत्व पाए जाते हैं, तो नीचे जब खिसकेगा तो ये तत्व यहाँ भी पाए जाएंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास सोपानी भ्रंश है, इसका एग्जाम्पल यूरोप में जो राइन नदी बहती है, वो इसी तरीके से भ्रंशों पर ऊपर से प्रवाहित होती है। ध्यान रखिए, राइन नदी यूरोप। ठीक, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, सोपानी भ्रंश का, जिसमें जितने भी भ्रंश हैं या ये जो सभी भ्रंश हैं ये क्या होते हैं, ये एक तल के ढाल के सहारे ही एक दिशा में निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें एक ही तल है और इस ढालनुमा आकृति बनी हुई है और सभी भ्रंश इसी ढाल के अनुसार आगे की तरफ निर्मित है या एक ही दिशा में बने हुए हैं। इस वजह से जो राइन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह एक सोपानी भ्रंश से निर्मित जो आसपास भ्रंश है उसी के ऊपर प्रवाहित होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है इसका सोपानी भ्रंश का। तो इस तरीके से आपने 4 प्रकार के भ्रंशों को पढ़ा है, आपको इनके डिफरेंस भी याद होने चाहिए। ठीक है, 4 प्रकार के भ्रंश कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने जाना सामान्य भ्रंश के बारे में, विपरीत दिशा की ओर। ठीक, फिर आपने पढ़ा व्युत्क्रम भ्रंश के बारे में, इसमें हमने देखा आमने सामने स्लाइड हुई है इस तरीके से, है ना। फिर इसके बाद आपने पढ़ा नति लंबी सर्पण भ्रंश के बारे में, सर्पण भ्रंश। और सर्पण भ्रंश में आपने क्या देखा कि कुछ इस तरीके से गति हो रही है चट्टान में दरार पड़ने के बाद, तो इस प्रकार से निर्मित भ्रंशों को क्या कहा जाएगा, नतिलंबी सर्पण भ्रंश कहा जाएगा। और चौथा प्रकार आपने देखा सोपानी भ्रंश, सोपानी भ्रंश। सोपानी में क्या, एक सिस्टमैटिक सोपान क्रम है भ्रंशों का और इनसे अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के भ्रंश निर्मित है, एक ही तल पर एक ढाल पर निर्मित है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सोपानी भ्रंश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे स्टेप फॉल्ट भी कहा जाता है। हो सकता है कहीं आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाए इनका नाम, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, याद रखना है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जिसे नति लंबी को कहा जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक,
व्युत्क्रम भ्रंश के बारे में हमने पढ़ा ही, रिवर्स फॉल्ट, और सामान्य भ्रंश के बारे में भी हमने पढ़ा, सिंपल फॉल्ट। तो इंग्लिश में भी इनके नाम आपको ध्यान रखेंगे क्योंकि हो सकता है नेट जेआरएफ के एग्जाम में आपको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट लिख कर आए और आपको बताना हो कि हम किस तरीके से भ्रंशों को पूछ रहे हैं या किस प्रकार के भ्रंशों के बारे में प्रश्न फ्रेम किया गया है। भ्रंश के बारे में ध्यान रखना है ये सभी चीजें। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे भ्रंश के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। जैसे हमने भ्रंश घाटी के बारे में सुना है, हमने ब्लॉक पर्वतों के बारे में पढ़ा है, तो इन सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रंश के माध्यम से किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण आपको देखने को मिला है और कहाँ कहाँ ये स्थलाकृतियां निर्मित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।